हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार सिंह। मैं आज आप लोगों को जेनेटिक्स के अंतर्गत प्लांट सेल के बारे में बताऊंगा। देखिए, सेल जो होती है, सेल थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि सेल किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होती है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। हम यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जानते हैं। एनिमल सेल के अंतर्गत एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल उपस्थित होती है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। हम चूंकि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर केवल प्लांट सेल के बारे में ही स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ पर एक प्लांट सेल का डायग्राम बना के रखा हुआ है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि सेल थ्योरी के अनुसार सेल को किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सेल का साइज एवं शेप बहुत ही वेरिएबल होता है, परंतु एक प्रकार के टिश्यूज में पाई जाने वाली कोशिकाएं सामान्यतया एक जैसी शेप एवं साइज की होती हैं। कोशिकाओं का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया में 0.2 से 5 माइक्रोन तक तथा शुतुरमुर्ग के खोल रहित अंडे में 75 mm तक होता है। लाइट माइक्रोस्कोप से देखने के बाद सेल के अंदर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस तीन पार्ट्स दिखाई देते हैं। साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें साइटोप्लाज्म में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, स्फेरोसोम्स और वैक्यूल, तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। अब हम चलेंगे आगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें सेल के अंदर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं। देखिए, सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है सबको हम एक साथ बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा मटेरियल प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल है, जो स्थान है, इस स्थान को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन सेल वॉल, उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में कुछ लिपिड मटेरियल भी भरे होते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडीज इत्यादि। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो लिपिड मटेरियल है और ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वहीं अगर इन साइटोप्लाज्म में से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को छोड़ दिया जाए तो ये जो लिपिड मटेरियल भरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच, उसे हम हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइलोप्लाज्म। अब हम चलते हैं
सबसे पहले सेल वॉल के पास हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। सेल वॉल कोशिका के चारों तरफ एक दृढ़ एवं निर्जीव नॉन लिविंग एक दृढ़ एवं निर्जीव मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का मुख्य फंक्शन कोशिका को आकार देना एवं उसे यांत्रिक आधार प्रदान करना है। सेल वॉल को 3 पार्ट में बांटते हैं और उसका अध्ययन फर्स्ट मिडिल लेमिला, सेकेंड प्राइमरी सेल वॉल, थर्ड सेकेंडरी सेल वॉल और उसके बाद आती है टर्शरी सेल वॉल। तो टर्शरी सेल वॉल कुछ में मिलती हैं और कुछ में अनुपस्थित भी होती हैं, पर मुख्य रूप से सेल वॉल के 3 पार्ट हमको दिखाई देते हैं, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले मिडिल लेमिला के बारे में जानते हैं। तो 2 पड़ोसी कोशिकाओं की भित्तियां जिस स्थान पर एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं उसी स्थान को हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। मतलब कि 2 पड़ोसी कोशिकाओं की भित्तियों के बीच का जो स्थान है उसे हम मिडिल लेमिला कहते हैं। मिडिल लेमिला पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साल्ट के रूप में उपस्थित होता है। मिडिल लेमिला द्वारा 2 पड़ोसी कोशिका भित्तियों का जोड़ा जाना मुख्य रूप से कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति पर ही निर्भर करता है। यदि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयंस अनुपस्थित होते हैं तो कोशिकाओं की जो भित्तियां होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। हम आगे चलते हैं और मिडिल लेमिला के बाद प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं। मिडिल लेमिला के अंदर की तरफ एक लचीली मेम्ब्रेन उपस्थित होती है जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। लेकिन यह जो मेस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें उपस्थित होती हैं लचीली अवस्था में। प्राइमरी सेल वॉल मुख्य रूप से हेमीसेल्यूलोज एवं सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। इसमें हेमीसेल्यूलोज की परसेंटेज लगभग 53% होती है और सेल्यूलोज इसमें 30% तक पाया जाता है। इसके अलावा प्राइमरी सेल वॉल में 5% प्रोटीन, 5% पैक्टिन एवं लगभग 7% लिपिड भी उपस्थित होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है तथा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ उपस्थित होता है। तो ये तो हो गया सेल वॉल की बात। तो हमने आपको बताया कि सेल वॉल बाहर की तरफ उपस्थित होती है और इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लेमिला जो पैक्टिन की बनी होती है और 2 पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ती है। प्राइमरी सेल वॉल जो कि मिडिल लेमिला के अंदर की तरफ उपस्थित होती हैं और मुख्य रूप से हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज की बनी होती हैं। उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल होती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। मिडिल लेमिला में सेल्यूलोज बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं हम। अब सेल वॉल के अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो लचीली होती है और सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिसमें कि लगभग 40% प्रोटीन की मात्रा होती है और लगभग 60% लिपिड की मात्रा होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 प्रकार की मेम्ब्रेन्स दिखाई देती हैं, लेयर दिखाई देती है। बीच में 2 लेयर होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्मियोफिलिक और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मियोफोबिक। तो मतलब कि ऑस्मियोफिलिक और ऑस्मियोफोबिक इन तीनों मेम्ब्रेन को मिलाकर हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। क्लियर? 2 मेम्ब्रेन मैंने बताया कि 2 मेम्ब्रेन होंगी जिनको कि हम बोलते हैं ऑस्मियोफिलिक और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मियोफोबिक।
और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। यूनिट मेम्ब्रेन नाम रॉबर्टसन ने दिया था। आगे डेवसन और डेनिली ने भी इसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें कि लिपिड बाइलेयर जो होती है वो बीच में होती है और प्रोटीन के अणु लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। लेकिन यह मत सर्वमान्य नहीं है। बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया कि डेवसन और डेनिली के ही भांति उन्हीं के कहने जैसा उन्होंने कहा था, ठीक उसी प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर में लिपिड बाइलेयर बीच में उपस्थित होती है, परंतु जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो दोनों तरफ उपस्थित न होकर बीच बीच में लिपिड अणुओं में धंसे होते हैं और यही मत सर्वमान्य है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्थान होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में ढेर सारी स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, वैक्यूल, स्फेरोसोम, तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम से मिलकर बनी होती हैं और ये बाहरी न्यूक्लियर इन्वेलोप, बाहरी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उससे उत्पन्न हुई होती हैं। ये बाहरी न्यूक्लियर इन्वेलोप से प्रारंभ होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी जाकर जुड़ी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्ट्रक्चरल बेस के रूप में काम करती है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो सरफेस होती है स्मूथ की, वो चिकनी होती है, इसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं और ये फास्फोलिपिड वगैरह का जो सिंथेसिस होता है उसके लिए ये स्ट्रक्चरल बेस का काम करती है। अब हम बात करेंगे गाल्गी बॉडीज की। गाल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंशिएशन से बनती है और गाल्गी बॉडीज का मुख्य काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो पदार्थ संश्लेषित किए जाते हैं उनका पैकेजिंग करना है। ये वेसिकल्स और सिस्टम से मिलकर बनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गाल्गी बॉडीज के द्वारा ही बने होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वो गाल्गी बॉडीज से बने होते हैं और उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। जब प्राइमरी लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल से मिलती है और उसके साथ फ्यूज हो जाती है तो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तथा खाद्य पदार्थ दोनों उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के लाइसोसोम्स को सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वैक्यूल। देखिए ये है वैक्यूल। वैक्यूल अनियमित आकार की और ढेर सारी कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। वैक्यूल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है उसे हम सेल सैक कहते हैं। सेल सैक जो होता है वो साइटोप्लाज्म की अपेक्षा थोड़ा लाइट होता है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के ऑर्गेनेल्स हैं। अब इनमें दो और ऑर्गेनेल्स हमें दिखाई दे रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। आप देख रहे हैं एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है और इसके ठीक अंदर एक और मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं। पहली मेम्ब्रेन भी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी और पहली मेम्ब्रेन से अंदर लगभग 20 से 60 एंगस्ट्रॉम और अंदर की तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन भी जो होती है वो 60 एंगस्ट्रॉम की मोटी होती
होती है, पर जो पहली वाली मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली वो रेगुलर होती है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर फिंगर की तरह उंगली जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम फास्फोरिलेशन प्रोसेस द्वारा एटीपी का निर्माण करना है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म का यूज सर्वप्रथम बेंडा ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म सर्वप्रथम पोर्टर ने किया था। गाजी बॉडी की खोज कैमिलो गाजी ने एनिमल सेल में की थी। लाइसोसोम टर्म डुए ने दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज होल्लीकर ने की थी। तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अब बात हम करेंगे प्लास्टिड की। प्लास्टिड भी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है और ये दोनों मेम्ब्रेन रेगुलर होती हैं और ये दोनों मेम्ब्रेन लगभग 50 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्थान होता है उसमें कई सिस्टम्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम ग्रेना बोलते हैं। कुछ जो सिस्टम्स होती हैं वो केवल एक ही ग्रेना के अंदर उपस्थित रहती हैं। ऐसी ग्रेना को हम ग्रेना लैमेली कहते हैं, लेकिन कुछ जो सिस्टम्स होती हैं वो एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना तक जाकर जुड़ी होती हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन को बनाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में क्रोमोसोम पाया जाता है और यही दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों जो होती हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि ये जो दोनों डीएनए होते हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, बाकी जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस बेसिक स्टेम से गाढ़े रंग का गोलाकार दिखाई देता है। न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इसमें 3 प्रकार की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। पहला न्यूक्लियर एनवेलोप, दूसरा न्यूक्लियोलस और तीसरा क्रोमैटिन फाइबर्स। हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर एनवेलोप का। केंद्रक 2 मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्थान होता है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इन प्रत्येक मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है और ये जो स्पेस होता है पेरीन्यूक्लियर ये लगभग 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का होता है। न्यूक्लियर एनवेलोप के ऊपर लगभग 800 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हेक्सागोनल अरेंजमेंट में पोर स्थित होते हैं। इन पोर में ग्रैन्यूल्स भरा होता है। इन ग्रैन्यूल्स को तथा पोर को दोनों को एक साथ एन्यूलस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर तथा साइटोप्लाज्म इन दोनों के बीच में आवागमन का रास्ता प्रदान करते हैं। सेकेंड मैंने बोला था न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी गोलाकार संरचना होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो होती है ये प्रोफेज के बाद समाप्त हो जाती है और इसके जो मैटर होते हैं वो क्रोमोसोम जो फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और जब फिर सेल डिवीजन के बाद टीलोफेज के अंत में ये क्रोमोसोमों से डिटैच होकर फिर से एक जगह फ्यूज होकर एक नए न्यूक्लियोलस को जन्म देते हैं। उसके बाद देखिए न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है वो राइबोसोम्स का उत्पादन होता है। फिर हमारा बचा है क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं ये धागेनुमा और केंद्रक के अंदर फैले होते हैं। जो यूक्रोमैटिन होते हैं वो इंटरफेज के दौरान दिखाई
नहीं देते हैं और सेल डिवीजन के दौरान दिखाई देते हैं, जबकि जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो इंटरफेज के दौरान हमें दिखाई देता है, पर सेल डिवीजन के दौरान जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के दौरान हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से हमने सेल के बारे में पढ़ा। तो जो प्लांट सेल की स्टडी हमें करनी थी वो पूरा का पूरा हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है।